हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल SBMIC पर। आपके विद्यालय सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज के चैनल SBMIC पर। ठीक है, तो क्लास 11 की स्टूडेंट्स के लिए क्लास है फिजिक्स की क्लास। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसमें इलास्टिसिटी चालू कर रखी है और इसके प्रीवियस 2 वीडियोस में इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता की परिभाषा, प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रतिबल और विकृति, इन चीजों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। ठीक, और ये वीडियो सीरियल बाय सीरियल रहेंगे। जैसे कोई टॉपिक, देखिए हमें एक लिमिटेड टाइम तक वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि जो साइज बहुत ज्यादा ना हो और आपका डेटा भी आप बचे, तो इसलिए अगर आपका जो भी मतलब बचा रहेगा टॉपिक, जैसे अगले वाले वीडियो में आप पहुंच जाएंगे, ठीक वही चालू हो जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। ठीक, तो प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्रतिबल और विकृति के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और प्रत्यास्थता के बारे में भी मालूम चाहिए। जैसे जब आप प्रत्यास्थता पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी, तो उस समय प्रत्यास्थता पढ़ने के दौरान एक कांस्टेंट हमको मिला। उस कांस्टेंट का नाम हमने रखा प्रत्यास्थता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हमारे वैज्ञानिक हैं हुक, उन्होंने जो है प्रत्यास्थता गुणांक लिए या मतलब प्रत्यास्थता के संबंध में अपना एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया। हमारे वैज्ञानिक जो हुक है, उनका कहना है कि लघु विकृतियों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, लघु विकृतियों के लिए कहने का मतलब बहुत कम स्ट्रेन के लिए, मतलब बहुत छोटी स्ट्रेन के लिए, बहुत छोटी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो परफेक्टली प्रत्यास्थ है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, उस पर भी अगर आप बहुत ज्यादा बल लगा देंगे, मतलब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से ज्यादा विरूपक बल लगा देंगे, तो वह सदैव के लिए डिफॉल्ट हो जाएगी और कभी अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हमें एक लिमिट के अंदर फोर्स लगाना पड़ता है। तो जब हम लिमिट के अंदर फोर्स लगाएंगे तो जो स्ट्रेन, जो विकृति आएगी, वो भी रेंज के अंदर होगी। तो हुक ने कहा कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर, मतलब लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, विरूपक बल हम इस पर ऑपरेट करेंगे, तो अंदर से प्रतिक्रिया बल लगेगा और यही प्रतिक्रिया बल एकांक क्षेत्रफल पर जब हम मेजर करते हैं तो उसी को प्रतिबल बोलते हैं। तो प्रतिबल अंदर से लगता है। ठीक है, प्रतिबल अंदर से ऑब्जेक्ट है, वो मतलब एक तरह से प्रतिक्रिया बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला। तो जो आपका प्रतिबल है, ठीक है, प्रतिबल है आपका, वह प्रतिबल, ठीक है, कब उत्पन्न हुआ? जब आप इसका शेप चेंज करेंगे तब। तो आप शेप चेंज करने का मतलब विकृति पैदा करना। आप इसमें जितनी ज्यादा विकृति पैदा करेंगे उतना ही ज्यादा प्रतिबल अस्तित्व में आएगा। इसका मतलब जो प्रतिबल है वह विकृति के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, तो देखिए, तो हुक के अनुसार, वैज्ञानिक हुक के अनुसार जो प्रतिबल है वह विकृति के अनुक्रमानुपाती है। प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती है। फिर यहां से आप इसे हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते हैं तो ई आया, तो ई को हम बोल देंगे विकृति, या सॉरी विकृति, इसको हटा के नहीं बोला। अब आप इसे नीचे ले आएंगे तो ई का एक फार्मूला बनेगा प्रतिबल। 1 मिनट आप रुक जाए, देखिए यहां ई एक नियतांक है,
यहाँ ई एक नियतांक है जिसे वस्तु के पदार्थ का, जिसे वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, जिसे वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, अब देखिए यहां से जब आप अपना सॉल्व कर लेते हैं तो इसको आप नीचे ले आएंगे तो आपको ई बराबर मिलेगा प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, ई बराबर मिला आपको प्रतिबल बटा विकृति। एंड यू नो दैट कि जो है विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, तो जो मात्रक प्रतिबल का होगा वही मात्रक आपका विकृति का होगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम टेकिंग, मैं अपना शब्द वापस ले रहा हूं। ऐसे मैंने बोला विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, तो जो मात्रक प्रतिबल का होगा वही मात्रक ई का होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का होगा। ठीक है, अब उसको पिछले वाले पलटक मत जाइएगा कि मैंने दोनों की मात्रक बराबर कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो ई है, ई का मात्रक प्रतिबल के मात्रक के इक्वल है, ई का डायमेंशन उसकी विमा है उसके इक्वल है। तो प्रतिबल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो जो ई का मात्रक है आपका, ई का मात्रक इज इक्वल टू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और ई का डायमेंशन, ई की विमा, ई की जो विमा है दैट इज यम एल पावर -1 एंड टी पावर -2। शायद उधर कट रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं फिर से। देखिए जो ई का मात्रक है वो आपका है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और जो ई की विमा है, ठीक है, ई की विमा आपकी है वो है आपकी यम एल पावर -1 टी पावर -2। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपने देखा कि आपने प्रत्यास्था गुणांक की डिफिनीशन आपने पढ़ी। ठीक, अब प्रत्यास्था गुणांक की जो डिफिनीशन है हमारे पास, ठीक, तो प्रत्यास्था गुणांक की डिफिनीशन हमने पढ़ा। अब वैसे तो हम ऑब्जेक्ट के शेप में जो चेंज करते हैं वो कई तरीके से कर सकते हैं, बट इन इंटरमीडिएट लेवल जो हमारे क्लास 11th की क्लास है वहां पर हमें 3 कैटेगरीज पढ़ाई जाएगी चेंज करने का। एक हम लेंथ चेंज करेंगे, एक वॉल्यूम चेंज कर देंगे और एक उसी वॉल्यूम पर उसका हम शेप चेंज करके देखेंगे। देखिए जब लेंथ चेंज हुआ तो शेप उसी तरह का है, ठीक है ना, और उसका वॉल्यूम उतना ही है। ठीक है, उसका जो है आपको लेंथ चेंज कर दी गई। ठीक, जो वॉल्यूम चेंज करेंगे तो वहां पर हम शेप वही रखेंगे, वॉल्यूम चेंज कर देंगे। ठीक है, और जो हम एक और थर्ड वाला पढ़ेंगे उसमें हम वॉल्यूम सेम रखते हुए उसके शेप को चेंज करना सीखेंगे। ठीक, तो इस तरह से जैसे जब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में प्रतिबल के बारे में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि वस्तुओं के आकार अथवा आकृति के आधार पे हम प्रतिबल को 3 तरीके से पढ़ेंगे। जो विकृति है हमारा इसको भी हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, और जो हमारा अगर हमारे प्रतिबल और विकृति अगर 3 तरीके के हो गए तो हमारा प्रत्यास्था गुणांक भी 3 तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो अनुक्रमानुपात मैंने बनाया हुआ है प्रतिबल और विकृति का, ये जो रिलेशन बना हुआ है कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती है और यू कैन से दैट कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट इज ओनली फॉर मिनिमम स्ट्रेन, या सिर्फ लघु विकृतियों के लिए ही है। अगर विकृति बहुत ज्यादा हो जाएगी तब यह फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए अगर सामने आप लोग होते तो मैं आपसे पूछता जरूर कि प्रतिबल और विकृति के बीच अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर प्रतिबल और विकृति के बीच मुझे ग्राफ बनाना हो तो वह ग्राफ कैसा बनेगा यह मैं जानना चाहता अगर आप हमारे सामने होते तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछ नहीं पा रहा, मुझे बताना है पूरा। तो देखिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, अब थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में बता दूं मैं, फिर उसके बाद हम प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार पर आ जाएंगे। ठीक, जैसे आपको एक बात बताए हम,
जब आपने यहां पर बोला कि प्रतिबल इज इक्वल टू P इंटू विकृति, ठीक है, फिलहाल उन्होंने यह बोला कि विकृति पर, विकृति जब मतलब बढ़ने पर प्रतिबल ज्यादा आ रहा है, मतलब जो प्रतिबल एग्जिस्टेंस में आ रहा है वो विकृति के ज्यादा होने पे आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ आप, दोनों की पावर 1 है कि नहीं? प्रतिबल की भी पावर 1 है और विकृति की पावर भी 1 है। तो जो प्रतिबल है, आप जरा इसे आप मन में सोचो, आप y से देखो, आप इसे y मान लो थोड़ी देर के लिए, मेरे कहने के अनुसार y मान लो, इसे आप e बोल दो और आप विकृति को x बोल दो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे लिखा है, अगर आप थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबल अपने स्टडी के प्रति है तो आपको यह चीज आपके दिमाग में आ गई होगी, y इज इक्वल टू mx, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। यह मैथ का टॉपिक है, ठीक है, आपने ना पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे, और मे भी हो सकता है कि आप पढ़ चुके हैं कि y बराबर mx मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो ये साफ साफ, अगर y बराबर e और x के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो आपको मालूम है ना कि ये ग्राफ जो y बराबर mx बनता है किस तरह का बनता है, ठीक है। तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है y बराबर mx का। फिलहाल यहाँ पर तो x ऋणात्मक है तो y ऋणात्मक है, लेकिन अगर हम विकृति और प्रतिबल के लिए ग्राफ बनाएंगे तो जैसे जो काम x कर रहा था, यहाँ पे जो काम y कर रहा था, तो x का काम कौन करेगा? विकृति, स्ट्रेन, और y का काम कौन करेगा? प्रतिबल करेगा, ठीक है। अब साफ साफ देखिए, अब विकृति 0 हो सकती है, नेगेटिव हम नहीं लेके चल रहे हैं, तो हमारे ग्राफ का ये वाला पार्ट हमको नहीं मिलेगा, हमारे इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से हमने एक चीज देखा कि अकॉर्डिंग टू हुक, अभी आगे आपको एक ग्राफ मिलेगा प्रतिबल और विकृति के बीच, जिसमें वो टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा, दैट इज डिफरेंट ग्राफ, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि वो टेढ़ा मेढ़ा बना। बट अकॉर्डिंग टू हुक्स स्टेटमेंट, मतलब हुक के नियमानुसार जो प्रतिबल और विकृति है इसके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वह स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो मूल बिंदु से पास होगी, ठीक। तो अब यहां पर जो है हम लोगों ने पढ़ा क्या? हम लोगों ने पढ़ा प्रतिबल, यहां पर हमने प्रत्याशा गुणांक का कंसेप्ट पढ़ा, हुक के नियमानुसार लघु विकृतियों के लिए, और हमने उसका डायमेंशन, उसके मात्रक, उसके फार्मूले के बारे में पढ़ा। अब प्रतिबल और जो विकृति है आपका, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इस बात का ध्यान रखिए आप। अब जैसे कि प्रॉपर आपको मालूम है, हमारा सब्जेक्ट है, जैसे डेरिवेशन होता है तो मैं पूरा करूंगा डेरिवेशन आपके सामने, बट अगर थियरी बहुत ज्यादा है तो आपको मालूम है कि उसे मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, जिसके लिए आपको कॉलेज से नोट्स भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। तो इस लेसन जो मैंने स्टार्ट किया है इसकी नोट्स भी आपको मिलती रहेगी, तो डेरिवेशन आप यहां से कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी थ्योरी होगी तो आपको आगे मिल जाएगी, मतलब कॉलेज में आपको नोट्स उसकी प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह जितना आपको पढ़ा रहा हूं मैं, उतने में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें आप, ताकि अगर आप अपने से अगर नोट्स बनाएंगे तो उसकी आपकी जो है मतलब जो पढ़ने वाली स्किल है थोड़ी सी आपकी ग्रो करेगी, उसमें ग्रोथ आएगी उसमें। इससे थोड़ा अपने से भी मेहनत करने की कोशिश करें, नोट्स तो आपको मिलेगी। जो मेरा अगला वीडियो होगा इससे रिलेटेड, उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार के बारे में, जिसे 3 प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक होते हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन तीनों गुणांकों को पढ़ेंगे, और इसे में हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के प्रतिबल और 3 प्रकार की विकृति के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूं और आपको बताता हूं प्रत्यास्था गुणांक के बारे में डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू।